बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया एंड आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है लोड्स ऑफ द स्पाइन। ये बायोमैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने स्पाइन की एनाटमी और स्पाइन के ऊपर जितनी उसकी क्या कहते हैं डिफ़ॉर्मिटीज़ और एबनॉर्मलिटीज़ हैं जो कि हमारे पोस्चर की वजह से आती हैं, वो सारी हमने डिस्कस कर ली थी। अभी हमारे पास लास्ट टॉपिक है जो रह गया। इसके अलावा एक टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 बायोमैकेनिक्स की बुक का, जिसके अंदर उसके मसल्स हैं। तो मसल्स आप लोगों ने पहले एनाटमी में पढ़े हुए, तो उसको मैं जो है वो अब कवर नहीं करी। तो ये लोड्स की बात आ रही है, तो हम ये आज के टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कि कौन कौन सी स्पाइन के ऊपर लोड्स होते हैं, ठीक है। आपको पता है स्पाइन जो है वो आपकी बैक को बनाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग एंटीरियरली देखते हैं, वेंट्रली देखते हैं, तो हमारे वहाँ पे मसल अटैचमेंट्स आ जाती हैं एब्डोमेन की, ठीक है। पोस्टीरियरली देखते हैं तो हमारे स्पाइन के मसल्स की जो है वो अटैचमेंट आ जाती हैं। इस वजह से उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के लोड्स जो है वो एक्ट करते हैं। दूसरी बात आ जाती है आपका बॉडी वेट। सारा का सारा आपका बॉडी वेट जो है वो आपकी स्पाइन के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अगर आप जो हैं वो ओबीज़ हैं तो आपकी स्पाइन के ऊपर लोड भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसके अलावा और कौन कौन से लोड्स हैं जो वहाँ स्पाइन के ऊपर हम लोग देख सकते हैं, वो उसमें हमारे पास सबसे पहला लोड आ जाता है टेंशन। टेंशन किसकी आ जाती है हमारे पास? मसल्स की और क्या कहते हैं लिगामेंट्स की, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। जो मसल्स होते हैं वो हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। उनको आप जितना स्ट्रेच कर सकते हैं वो उतने स्ट्रेच हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। जबकि हमारे पास लिगामेंट्स की बात करते हैं तो लिगामेंट्स हमारे पास नॉन स्ट्रेचेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं बॉडी के, ठीक है। अगर आप उनको उनकी सर्टेन लिमिट से जो है इलास्टिक लिमिट से जो है वो ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे तो उनमें टियर हो सकता है, ठीक है। लिगामेंटस टियर जिनको हम लोग कहते हैं। तो आपको पता है लिगामेंट्स जो हैं उनकी एक सर्टेन लिमिट, इलास्टिक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा आप उन्हें स्ट्रेच नहीं कर सकते। जबकि मसल्स जो हैं उन्हें आप जितना चाहें मर्जी स्ट्रेच कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो टेंशन प्रोवाइड करते हैं बैक के अंदर मसल्स, तो वो हमारे पास होते हैं क्या कहते हैं स्पाइनल मसल्स होते हैं। इसके अंदर हमारे पास लॉन्ग मसल्स भी आ जाते हैं और छोटे छोटे मल्टी फीडर्स मसल जो हैं वो भी इसके अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास दूसरा आ जाता है फैक्टर, वो होता है बॉडी वेट का। बॉडी वेट भी जो है वो हमारी स्पाइन के ऊपर एक्ट कर रही होती है, तो इस वजह से जो है स्पाइन एक दूसरा लोड जो बर्दाश्त कर रहा होता है वो हमारी बॉडी वेट का होता है, ठीक है। तीसरी आ जाती है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो जस्ट लाइक अ बलून, जैसे आपकी एब्डोमिनल कैविटी है, इसके अंदर फ्लूइड है, फूड है, जो भी है, तो वो भी ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई प्रेशर तो एक्सर्ट कर रहा होगा ना आपकी स्पाइन के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप लोग फॉर एग्जांपल आपने देखा कभी आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो आप कहते हैं मेरी कमर में दर्द हो रहा है, आप नहीं कहते होंगे, कहने का मकसद है लोग कहते हैं खाना खाने के बाद उनकी कमर में दर्द होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं या बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो ऑब्वियसली बात है आपकी कैविटी वो फुल हो जाती है, तो वो जो आपकी लंबर की लॉर्डोटिक कर्व है उसको फ्लैटन कर देता है थोड़ा सा। तो वो फ्लैट होने की वजह से आपकी स्पाइन के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ जाता है, लोड ज़्यादा हो जाता है, तो आपको बैक पेन की जो है वो इशू हो जाता है। इसी तरह प्रेगनेंसी में आपने देखा होगा, प्रेगनेंसी के अंदर जो है जैसे जैसे बेबी जो है उसकी डेवलपमेंट होती जाती है तो मदर की जो लॉर्डोटिक कर्व है वो थोड़ी स्ट्रेट होती जाती है, तो इस वजह से आपने देखा होगा मदर्स को जो है वो प्रेगनेंसी में बैक पेन का इशू भी होता है। हमने ये कर्व्स जो हैं स्पाइन की वो क्यों पड़ी थी? अल्लाह ताला ने इन कर्व्स को रखने का कोई मकसद तो होगा। वो मकसद ये है कि ये कर्व्स जैसे ही अपनी ओरिजिनल शेप उनमें मेंटेन रहती हैं तो वो आपके लोड्स को जो आपकी स्पाइन के ऊपर आ रहे होते हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है, ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे, होम्योस्टेसिस उसका वहाँ पे जो है वो होम्योस्टैटिकली जो है वो मेंटेन रहें और आपके लोड्स जो हैं वो शेयर हो जाएं, तो आपकी स्पाइन के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े, ठीक है। लेकिन अगर उनमें से कोई भी कर्व जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप से डेविएट करती है तो वो ऑब्वियसली बात है आपकी बैक पेन इश्यूज़ को जो है वो जनरेट करती है, ठीक है। यहाँ तक हमारे हो गया इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, वो भी हमारे पास जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज अ लोड ऑन द स्पाइन। फिर तीसरा हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड से यहाँ पे क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल आपने इतना बड़ा सा कोई कंटेनर है, उसको उठाना है और आपने वहाँ पे रखना है। अब आप उसे किस तरह उठाएंगे? आप उसे जब अब उसे धक्का दे रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप उसे हैंड्स से उठा के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है जब आप उस लोड को उठा रहे हैं तो वो लोड भी जो है वो भी तो आपकी स्पाइन जो है उसे बैलेंस कर रही होगी ना, ठीक है। दो तरह की बातें होती हैं। आपकी जो स्पाइन है
अगर आप उसे प्रॉपर्ली जिस वे से आपको उसे उठाना चाहिए, अपने पोस्चर को मेंटेन रखते हुए अगर आप उस लोड को उठाएंगे तो आपको बैक एक्ट जो है वो डेवलपमेंट उसकी होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एबनॉर्मल पोस्चर के साथ उस लोड को उठाएंगे तो आपकी बैक के ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स भी आएगी, एक्स्ट्रा लोड भी आएगा, और हो सकता है कि वो लोड इतना ज़्यादा हो, बर्डन इतना ज़्यादा हो कि वो बाद में फर्दर डैमेज भी कर दे, कि आपको वो काम करने के बाद लेटर ऑन भी जो है वो पेन परसिस्ट करे, ठीक है। तो पोस्चर मेंटेन करना ड्यूरिंग लोडिंग एन एक्सटर्नल वेट और समथिंग, उसके वो बहुत ज़रूरी है कि आपका पोस्चर जो है उस दौरान मेंटेन रहे, ठीक है। तो मेंटेनेंस ऑफ द पोस्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप कोई भी काम करते हैं, आप सिटिंग पोजीशन में बैठे हैं तो आपका स्लाउच पोस्चर नहीं होना चाहिए कि आप यूँ करके जो है वो बैठे हुए हैं। इससे क्या होगा, आपकी बैक के ऊपर, आपकी बैकबोन जो स्पाइन है उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड आ रहा है और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। जब हम यंग होते हैं तो हमें इतना पता नहीं होता क्योंकि हमारे मसल्स अच्छी कंडीशन में होते हैं और हम लोग एनर्जेटिक होते हैं, तो हम लोगों को उस वक्त ये बातें नहीं पता चल रही होती। लेकिन लेटर ऑन जब ओल्ड एज आती है तब ऑब्वियसली बात है, हर चीज़ आपकी वीक होती है, तो आपके ये जो एबनॉर्मल पोस्चर्स होते हैं ये आपके बाद में जाके जो है वो डिफ़िकल्टी जो है क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जब आप सीटिंग में बैठे हों तब भी आपको अपना अपराइट स्ट्रेट पोस्चर रखना चाहिए, सो दैट, क्योंकि सिटिंग में जब आप बैठते हैं तो आपकी पेल्विस जो है वो पोस्टीरियरली थोड़ी टिल्ट कर जाती है, तो पोस्टीरियरली जाने की वजह से आपकी जो लंबर स्पाइन है यानी लंबर की जो कर्व है वो वैसे ही थोड़ी सी फ्लैटन हो जाती है। तो अगर आप ऑलरेडी स्लाउच पोस्चर में हो जाएंगे तो उसके ऊपर ऑलरेडी कंप्रेशन फोर्सेस और ज़्यादा आएंगी, तो वो और ज़्यादा जो है वो एबनॉर्मल पोस्चर की वजह से बाद में पेन करेगा, ठीक है। तो हमने इन सारी बातों का ख्याल रखना है। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कस करना है और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों? ताकि हमें पता हो कि अच्छा इस वाली चीज़ का क्या मतलब है और इस वाली चीज़ का क्या मतलब है, ठीक है। सबसे पहली बात आ जाती है लाइन ऑफ ग्रेविटी। लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? इट इज़ दैट लाइन जिसके अराउंड आपकी जो बॉडी है उसका वेट जो है वो एक्ट करता होता है, ठीक है, जिसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी या लाइन ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी बॉडी का सारा वेट एक्ट कर रहा होता है। अगर आपका बॉडी वेट जो है वो लाइन ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डेविएट होता है, आगे पीछे होता है, तो आपके इम्बैलेंस होकर गिरने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इन अ नॉर्मल इरेक्ट पोजीशन, जब आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए होते हैं तो आपका जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो आपके हेड और ट्रंक से और आपकी अपर एक्सट्रीमिटी जो है इसकी जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो एंटीरियरली टू द स्पाइन गुजरी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेटरली जो है वो स्पाइन की बनाऊं तो अगर ये आपका हेड है, ठीक है, तो यहाँ से आपके स्पाइन के एंटीरियरली जो है वो आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी गुजरी होती है, यानी कि आपका बॉडी वेट जो है वो इस लाइन के अराउंड जो है वो एक्ट कर रहा होता है। तो ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, यानी कि COG। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो शिफ्ट हो जाता है एंटीरियरली, ठीक है। तो इसलिए जो है आपने देखा होगा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं वो अपने उनके जो स्टेप्स होते हैं, उनकी जो क्या कहते हैं लेग्स होती हैं वो थोड़ी अपार्ट हो जाती हैं, ठीक है। क्यों? ताकि वो अपना बेस जो है वो ज़्यादा कर लें, ताकि बैलेंस उनका मेंटेन रख सकें। अगर वो अपना बेस ऑफ सपोर्ट जो है उसको भी स्मॉल रखेंगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलरेडी आगे शिफ्ट हो गया, तो गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए अपनी बेस ऑफ सपोर्ट जो है वो ज़्यादा करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आपके फॉल के चांसेस जो हैं वो कम हो, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो आगे शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो लाइन होती है जिसके अराउंड आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक्ट कर रही होती है, दैट इज़ नोन एज लाइन ऑफ ग्रेविटी। और वो पॉइंट जहाँ पे आपका वेट ऑफ द बॉडी सारा एक्ट कर रहा होता है, दैट इज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ को उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर बैलेंस कर लेते हैं ना, तो आप उस बॉडी को बेशक वो चाहे जिस मर्जी शेप की है आप उसे बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स का सिंपल सा रूल है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सर्कुलर शेप है तो आप उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करेंगे, दिस इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप इस चीज़ को इस पॉइंट के ऊपर बैलेंस कर लें तो ये चीज़ इस तरह बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। किसी इरेगुलर शेप की जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना होता है, तो आप उसके डिफरेंट पॉइंट से जो है वो, तो अगर यहाँ पे जो है वो सारे का सारे जो इसके परपेंडिकुलर्स हैं वो फॉल कर रहे हैं और इस पॉइंट पे आके वो सारे कॉन्करेंट हैं, तो दिस इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट इरेगुलर शेप, ठीक है।
ये रेगुलर शेप है। रेगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना बहुत ईजी होता है कि आप उसके परपेंडिकुलर डायगोनल जो हैं वो बनाएं, और आप जिस पॉइंट के ऊपर वो सारी की सारी लाइंस जो हैं परपेंडिकुलर जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हो रही होती हैं, तो यानी कि मिल रही होती हैं, तो उस पॉइंट के ऊपर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा है। इसी तरह इरेगुलर शेप के लिए भी आप डिफरेंट उसके परपेंडिकुलर्स बनाएं और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह आपकी बॉडी का भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो एंटीरियर टू द स्पाइन जो है वो होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई हैं बातें। यहाँ पे लाइन ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं टॉर्क की। व्हाट इज़ टॉर्क? अगर हम टॉर्क की डेफिनेशन की बात करें तो टॉर्क इज़ अ रोटेशनल इफेक्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, टॉर्क जो है वो हमारे पास रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द बॉडी होता है। और अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो टॉर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। एल स्टैंड्स फॉर मोमेंट आर्म। अब मोमेंट आर्म क्या होता है? ठीक है, फोर्स तो हमें पता चल गया, जो हम फोर्स लगा रहे हैं, पुल की या पुश की जो भी फोर्स लगा रहे हैं वो हमारे पास फोर्स आ गई है। मोमेंट आर्म क्या होता है? ठीक है, मोमेंट आर्म हमारे पास होता है एक पॉइंट है, अगर बॉडी उसके अराउंड मूव कर रही है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, उसके अराउंड जो है वो कोई भी एक चीज़ है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक पॉइंट ले लिया और उसके अराउंड मैंने एक स्केल जो है वो अटैच कर दिया इस पॉइंट के साथ। ठीक है, अब मैं अगर इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगा के इसको घुमा रही होंगी तो ये मेरा फोर्स का पॉइंट बन जाएगा F1, और उससे ये जो सेंटर ऑफ द पॉइंट है, ये जो बॉडी है जिसके अराउंड ये वाली बॉडी मूव कर रही है, ये पॉइंट जिसके अराउंड ये बॉडी मूव कर रही है, वो बॉडी, इस पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर, और इस सेंटर से इस फोर्स तक के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ मोमेंट आर्म। ठीक है जी, यानी कि वो जगह जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है और वो पॉइंट जिसके अराउंड बॉडी मूव कर रही है, उस सेंट्रल पॉइंट से उस फोर्स तक का डिस्टेंस जो है वो आपका क्या होता है? मोमेंट आर्म होता है। अब यहाँ पे मोमेंट आर्म क्या है? इतना। अगर मैं फोर्स जो है वो यहाँ पे लगा दूँ तो अब यहाँ से लेके इस सेंट्रल पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा वो आपका क्या होगा? मोमेंट आर्म। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई है। तो हमारे पास टॉर्क क्या होता है? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज टॉर्क, एंड टॉर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। ये हो सकता है ये टोटल जो है ये 5 मीटर हो और यहाँ पे ये जो है ये 2 मीटर हो। तो अगर हम लोग इस वाले की बात करेंगे तो F1 × 2m हो जाएगा और F2 जो है वो × 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉर्क को फाइंड आउट करने का तरीका है। अब बॉडी के अंदर टॉर्क कब प्रोड्यूस होता है? ड्यूरिंग फ्लेक्शन। जब आप फ्लेक्शन में जाते हैं तो आपकी स्पाइन जो है वो उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट होती हैं। कौन कौन सी फोर्स एक्ट हो रही होती है? वहाँ पे शेयर फोर्स एक्ट हो रही होती है, वहाँ पे टेंसाइल यानी टेंशन फोर्स जो है वो एक्ट हो रही होती है, और कंप्रेशनल फोर्स एक्ट हो रही है। कंप्रेशन भी तो आ रहा है ना डिस्क के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही होती हैं। चौथी हमारे पास बॉडी वेट आ जाता है। ठीक है, बॉडी वेट ने भी वहाँ पे एक्ट करना होता है। अब क्या होता है कि आपका जो बॉडी वेट है वो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, जबकि आपकी जो आगे आप फ्लेक्स करें तो वहाँ पे कंप्रेशनल और टेंसाइल फोर्सेस आ जाती हैं। तो आगे की तरफ जब आप एक्ट कर रहे होते हैं ना तो वो आपकी आ जाती है शेयर फोर्सेस और कंप्रेशनल फोर्सेस। तो क्या होता है कि जो आपका वेट है वो सम होता है आपकी कंप्रेशनल फोर्सेस एंड क्या कहते हैं शेयर फोर्सेस, उन दोनों के बराबर होता है। तभी आपकी बॉडी जो है वो बैलेंस के साथ जो है वो फ्लेक्स कर लेती है और दोबारा एक्सटेंड भी हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि ड्यूरिंग फ्लेक्शन कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं वो एक्ट करती हैं और कौन सी फोर्सेस उन्हें काउंटर एक्ट करती हैं। ठीक है, यानी कि काउंटर बैलेंस करती हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ये बात देखनी है। जब हम फ्लेक्शन में जाते हैं ना तो उस कंडीशन को कहते हैं फ्लेक्शन टॉर्क। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हम फ्लेक्शन में जाते हैं तो अगर हमारे पीछे से बैक के जो मसल्स हैं या लिगामेंट्स हैं वो उसको एक सर्टेन स्पीड या सर्टेन लिमिट ऑफ फोर्स जो है वो प्रोवाइड ना करें तो हमारी बॉडी तो आगे की तरफ ही झुकती जाएगी ना, क्योंकि आगे ग्रेविटी भी तो है, ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच लेगी। तो हम लोग एक कोई भी काम करने के लिए अपना एक पोस्चर मेंटेन कैसे रख पाते हैं कि जो आपके, अगर आप फ्लेक्शन कर रहे हैं तो आपके एक्सटेंसर्स जो होते हैं वो काउंटर एक्ट कर रहे होते हैं। जब आप एक्सटेंशन कर रहे होते हैं तो आपके फ्लेक्शन
के जो मसल्स हैं वो काउंटर एक्ट कर रहे होते हैं, तो आपके फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के जो मसल्स होते हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं, सो दैट आप जो भी पोस्चर कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, वो आप सही तरीके से प्रॉपरली मेंटेन कर पाएँ। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है। तो जब हम लोग फॉरवर्ड फ्लेक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके जो एक्सटेंशन के मसल्स होते हैं वो एक्ट करते होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब हाँ, अब आपकी फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, ये फॉरवर्ड जो है वो जा रही है। अब ये हम लोग इस कंडीशन को क्या कहेंगे, फ्लेक्शन टॉर्क। इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, आपके एक्सटेंशन वाली साइड पे जो है वो फोर्स प्रोड्यूस होगी, और वो फोर्स कौन प्रोड्यूस करेंगे, आपके ऑब्वियसली बात है मसल्स एंड लिगामेंट्स। ऐसे ही है। ठीक है, अब ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स इक्वल होनी चाहिए, सो दैट आप जो भी पोस्चर मेंटेन करना चाह रहे हैं वो आप इजीली मेंटेन कर सकें। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब क्या होता है हमारे पास, टाइप्स ऑफ लोडिंग की बात कर लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक वर्टिब्री ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये वर्टिब्री की बॉडी है और ये हम लोग फेसिड जॉइंट जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम डिस्क जो है, डिस्क को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी डिस्क है, इंट्रावर्टिब्रल डिस्क, जिसका मैंने आपको बताया था इंटरनली जो है वो सेंट्रली उसके न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है और आउटसाइड पे एनुलस फाइब्रोसिस होता है, और यहाँ पे हमारा फेसिड जॉइंट आ गया। अच्छा, अब ड्राइंग जो है वो इतनी को ख़ास नहीं है, लेकिन पॉइंट इज़ समझ आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो ये समझें कि ये आपकी बॉडी है। अच्छा, यहाँ पे दो तरह के जॉइंट्स जो है ना वो एक्ट कर रहे होते हैं, एक आपके फेसिड जॉइंट्स होते हैं और आपके इंट्रावर्टिब्रल डिस्क के जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि एक ये जॉइंट है और ऑब्वियसली बात है ये अगर इसका इन्फीरियर वर्टिब्री है तो इसके ऊपर इसका इसका सुपीरियर वर्टिब्री है तो इसका यहाँ पे इन्फीरियर वर्टिब्री भी होगा और यहाँ पे आपका फेसिड जॉइंट बना रहा होगा। ऐसे ही है, यहाँ पे आपका फेसिड जॉइंट बन रहा होगा और यहाँ पे आपका वर्टिब्रल जॉइंट है। अच्छा, जब आप फ्लेक्शन में जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है आपकी डिस्क क्या होगी, कंप्रेस होगी। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे फ्लेक्शन में जा रही है आगे की तरफ, तो हमारे पास दो तरह के, आपके पास कंप्रेशनल भी आ रहा है और आपके पास shear फोर्स भी आ रही है। ठीक है, FC एंड FS, FS स्टैंड्स फॉर shear फोर्स एंड FC स्टैंड्स फॉर कंप्रेशनल फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गई है तीसरी कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, यहाँ पे हमारी वेट। अब ये जो वेट है ये किसका सम है, कंप्रेशनल फोर्सेस प्लस आपकी shear फोर्सेस का, तभी जो है वो आपकी बॉडी जो है वो इरेक्ट पोजीशन में, या अगर आपकी स्पाइन है वो आपकी नॉर्मल या इरेक्ट पोजीशन को मेंटेन कर पाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। अब आपको पता होना चाहिए कि कंप्रेशनल फोर्सेस, shear फोर्सेस और टेंसाइल फोर्सेस किस तरह की होती हैं। अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली जो है वो ये समझाऊँ तो वो इस तरह होगा। अच्छा, और दूसरी बात कि ये जो फोर्सेस होती हैं, टेंसाइल फोर्सेस हो गई, shear फोर्सेस हो गई या फिर कंप्रेशनल फोर्सेस होगी, ये हमेशा एक ही बॉडी के ऊपर एक्ट करती हैं। ठीक है, तो अगर मैं डायग्रामेटिकली आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करूँ तो अगर ये एक बॉडी है उसके ऊपर टेंसाइल फोर्स की बात करते हैं तो टेंसाइल फोर्स जो है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है, तो ये आपकी क्या होती है, टेंसाइल फोर्स, जिसको आप टेंशन भी कहते हैं। अब मैंने आपको बताया है टेंशन जो है वो आपके पास लिगामेंट्स और मसल्स में होती है। कैसे, ये देखें, ये आपका मसल है, ये मसल बेली है और ये उसका लिगामेंट है। ठीक है, ये मसल की बेली आ गई। अब जब फ्लेक्शन हो रही है इंटरनली, एंटीरियरली फ्लेक्शन हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जो बैक का मसल है उसके इस लिगामेंट ने इसे इस तरफ स्ट्रेच करना है और इसके मसल ने इसे इस तरफ स्ट्रेच करना है, तो ये एक यहाँ पे फोर्स लगेगी और ये यहाँ पे, और इस मसल के अंदर क्या डेवलप होगी, टेंशन। ठीक है, समझ आ गई है यहाँ पे। अब हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास आ जाती है कंप्रेशनल फोर्सेस की। कंप्रेशन क्या होती है, एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही फोर्स अलाइन, एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो रही है, तो वो हमारे पास आती है कंप्रेशनल फोर्सेस। वो हमारे पास कहाँ पे आती है, ये डिस्क है आपकी,
अब जब एंटीरियरली जो है ये वर्टिब्री जो है वो एंटीरियरली जाएगी और ये वाली वर्टिब्री जो है वो इधर आएगी, तो यहाँ पे डिस्क जो है वो क्या होगी, कंप्रेस होगी, ऐसे ही है। तो यहाँ पे इस डिस्क के ऊपर देखें अलाइंड फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो ये वाली जो फोर्स है ये हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे डिस्क कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। और तीसरी हमारी फोर्स आ जाती है, वो हमारे पास है शेयर फोर्स। शेयर फोर्स क्या होती है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये और ये एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन से एक्ट कर रही हो तो वो हमारे पास क्या होती है, शेयर फोर्स होती है, ठीक है। वो हमारे पास आती है जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कंप्रेशनल फोर्सेस की बात कर लें, शेयर फोर्सेस, तो ये वाली वर्टिब्री जो है ये पोस्टीरियरली मूव करेगी, ये एंटीरियरली मूव करेगी, तो मैं कहूँगी कि यहाँ पे वर्टिब्री में हमारे पास शेयर फोर्स भी एक्ट कर रही है। यहाँ से अगर कंप्रेस हो रही है, फ्लेक्शन की बात करते हैं तो वो एंटीरियरली कंप्रेस होगी, तो मैं कहूँगी एंटीरियरली कंप्रेशनल फोर्स आ रही है। पोस्टीरियरली वो एक्सटेंशन की तरफ जाएगी या पोस्टीरियरली वो हाइपर एक्सटेंशन की सब स्पाइन करेगी, तो आप कह सकते हैं कि आपकी पोस्टीरियरली कंप्रेशन फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है। और टेंशन जो है, टेंशन आपके पास कहाँ पे क्रिएट होगी कि जब आप क्या कहते हैं पोस्टीरियरली एक्ट करेंगे तो ये वाली वर्टिब्री इस साइड पे जा रही है, ये वाली इस साइड पे जा रही है, तो यहाँ पे टेंशन आपकी फोर्स आएगी। तो एक ही आपका जो मोशन सेगमेंट है उसके ऊपर ये तीनों टाइप की फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ जाती है फ्लेक्शन, रिलैक्सेशन, टाइप्स ऑफ लोडिंग समझ आ गई कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ फोर्सेज आ गई डिस्क और वर्टिब्री पे जो एक्ट करती हैं। फिर आ जाता है हमारे पास फ्लेक्शन, रिलैक्सेशन, फिनोमेना। अब फ्लेक्शन, रिलैक्सेशन, फिनोमेना क्या होता है, जब आप फुल फ्लेक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है, स्पाइनल फुल फ्लेक्शन, यानी कि फ्लेक्शन टॉर्क आपका मैक्सिमम होता है, ठीक है। जब आप इंटीरियरली फ्लेक्स कर लेते हैं बिल्कुल, तो आपके जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और जो लोड है वो शिफ्ट हो जाता है लिगामेंट्स के ऊपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपके लिगामेंट्स हैं, मसल्स के ऊपर ही अगर आपकी सिर्फ जो है वो टेंशन जो है वो डिपेंड करे, तो मसल्स तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, वो तो आपको लिबर्टी देंगे कि हाँ जितना फ्लेक्स करना है करते जाओ, ठीक है। तो उससे क्या होता है, डिस्क डैमेज होने के या डिस्क स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो चीज़ उस चीज़ को रोकते हैं वो कौन होते हैं, आपके लिगामेंट्स होते हैं, जो इंट्रास्पाइनस लिगामेंट्स होते हैं, जो स्पाइनस प्रोसेस और आपकी वर्टिब्रीज के दरमियान में होते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक लिमिट तक, जब तक उनकी लास्टिक लिमिट होती है तब तक वो अपने आप को जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी लास्टिक लिमिट पहुँचती है उसके बाद वो रोक देते हैं। दैट कंडीशन और दैट पॉइंट जिस पे आपके फुल फ्लेक्शन में आपके मसल जो हैं वो रिलैक्स हो जाएं और आपकी जो कहते हैं टेंशन है वो आपके लिगामेंट्स के ऊपर शिफ्ट हो जाए, दैट कंडीशन इज़ नोन एज फ्लेक्शन रिलैक्सेशन फिनोमेना, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है। अब अगर हम बात करते हैं पोस्चर कि गुड पोस्चर क्या होता है किसी भी चीज़ को क्या कहते हैं परफॉर्म करने का। फॉर एग्जांपल हमने कोई लोड उठाना है नीचे से, हमारी क्या हैबिट होती है कि हम लोग यूँ उठाते हैं उसे और उसे इस तरह जो है वो किसी और जगह प्लेस कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम अपनी स्पाइन के ऊपर बहुत एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे होते हैं और हमें नहीं पता कि उस वक्त उसके अंदर क्या डैमेज हो गया जो उस वक्त हमें फील नहीं होता, लेकिन विद टाइम हम लोगों को वो चीज़ फील होना स्टार्ट हो जाती है जब उसके अंदर पेन जनरेट होता है। तो सबसे पहली बात है कि आपने अपने मसल्स जो हैं या अपनी स्पाइन जो है उसकी कर्व्स को मेंटेन रखना है। अगर आपने कोई चीज़ उठानी है, पहले आप बैठें, उस चीज़ को पिक करें, फिर आप खड़े हों और फिर आप जाकर उसे परफॉर्म करें। यहाँ पे दो बातें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास स्टैटिक मोशन है या डायनामिक आप जो है वो परफॉर्म करें। अगर हम बात करते हैं स्टैटिक लोड की और डायनामिक लोड की, स्टैटिक लोड क्या होता है, अगर आप खड़े में सीधे खड़े में आपके स्पाइन के ऊपर लोड जो नॉर्मली वेट कंप्रेशनल फोर्स शेयर फोर्स जो भी एक्ट करिए, आप इरेक्ट खड़े में। स्टैटिक लोड क्या, आप अपनी स्पाइन को मूव किए बगैर आप कोई भी काम परफॉर्म करें, यहाँ से चीज़ उठाई यहाँ पे पकड़ा दी, ये होता है स्टैटिक लोड। डायनामिक लोड क्या होता है, जब आप अपनी स्पाइन को भी मूव कर रहे होते हैं और अपनी यहाँ से कोई चीज़ उठाई यहाँ पे मूव करा रहे हैं या यहाँ से कोई चीज़ उठाई यहाँ पे मूव करा रहे हैं, दैट इज़ डायनामिक लोड, ठीक है। और आपने देखा कभी जैसे फॉर एग्जांपल आप पाँव टोज़ को जब टच करने की कोशिश कर रहे होते हैं स्टार्टिंग में जब आप, तो आपके नहीं टच हो रहा होता है क्योंकि आपके मसल्स और आपके जो लिगामेंट्स हैं वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे होते। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं फिर आप अपने टोज़ को टच करना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके मसल्स और आपके लिगामेंट्स जो है वो हैबिचुअल हो जाते हैं उस लेंथनिंग के जो कि आप उस एक्शन को परफॉर्म करते हुए अचीव करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो डायनामिक लोडिंग ये होती है जिसके अंदर आप डिफरेंट किस्म की मूवमेंट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। स्टैटिक लोडिंग होती है जब आप बिल्कुल इरेक्ट खड़े होते हैं और आप अपनी स्पाइन को जो है वो इन्वॉल्व
नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है वो इतना ही है। इसके अलावा आप जो है इसे बुक से जो है वो देखिएगा, और अगर इसके अंदर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।